नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार शर्मा आरजेसी ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आरजेसी शिक्षण संस्थान के द्वारा आप लोगों की अध्ययन को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रीवियस ईयर के जेट परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्रों पर चर्चा चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने एक प्रश्न पत्र को पूरा कर लिया था। आज हम आपको दूसरे प्रश्न पत्र पर ले चलते हैं। आइए देखिए विद्यार्थियों, हमारे साथ जो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस संवर्धन तरीके से कीटों का नियंत्रण किया जाता है। प्रश्न को देखिए कि संवर्धन तरीके से कीटों का नियंत्रण, संवर्धन तरीके से कीटों के नियंत्रण की बात करें तो संवर्धन तरीके से कीटों का नियंत्रण कैसे करते हैं। कल्चर मेथड कौन सा है, तो कल्चर मेथड की बात करें तो फसल चक्रण के द्वारा कीटों का नियंत्रण सबसे उपयुक्त होता है। कैसे, एक फसल बोने के पश्चात अगली फसल हम अगर किसी दूसरे फसल को बोते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पहली फसल के कीट दूसरे को संक्रमित नहीं कर पाते, दूसरे पर आक्रमण नहीं कर पाते और दूसरी फसल की उत्पादकता अपने आप बढ़ जाती है, अर्थात कीटों का नियंत्रण हो जाता है। तो हर बच्चे विशेष रूप से ध्यान देंगे कि संवर्धन तरीके से कीटों का नियंत्रण फसल चक्रण विधि के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्न में से कौन सा श्वसन विष है। बेटा हमारे सामने जो प्रश्न पूछा गया है उसमें आपसे पूछा श्वसन विष, इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी पॉइजन। जो रेस्पिरेटरी पॉइजन होता है ये क्या है, जरा देखें। ये रेस्पिरेटरी पॉइजन एक ऐसा पॉइजन है जो कि किसी भी तरीके से शरीर में प्रवेश कर श्वसन तंत्र में एंजाइमों की क्रियाशीलता को समाप्त कर देता है, तो इसे हम श्वसन विष के नाम से जानते हैं। और श्वसन विष की श्रेणी में आपने देखा होगा जो साइनाइड होता है वो श्वसन विष की भांति कार्य करता है, अर्थात इनमें से श्वसन विष कौन सा होगा, साइनाइड होगा। डीडीटी श्वसन विष नहीं है, पायरेथ्रम, लिंडेन ये श्वसन विष नहीं है। सही आंसर है हाइड्रोजन साइनाइड। बच्चों अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा अकार्बनिक होता है। इनमें से कौन सा अकार्बनिक है, जरा देखें। अकार्बनिक की बात करें, रेटेनॉन कार्बनिक है, पायरेथ्रम कार्बनिक है, ये गुलदाउदी से प्राप्त होने वाला प्राकृतिक पीड़कनाशी है। जिंक फास्फाइड ये कृंतकनाशी होता है और निकोटिन ये तंबाकू के द्वारा प्राप्त होता है। इनमें से देखें तो सही विकल्प कौन सा है, जिंक फास्फाइड, ये एक अकार्बनिक रूप में पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न कहता है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन वियोजन वक्र होता है। देखो बेटा, हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र की बात कर रहा है तो हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन वियोजन वक्र में आपको एक ही शब्द याद रखना है और वो है एस आकृति का। किस आकृति का, एस आकृति का। और एस आकृति को हम लोग कहते हैं सिग्मोइड आकृति। क्या कहते हैं, सिग्मोइड आकृति। सिग्मोइड, और सिग्मोइड से जुड़ता हुआ नाम दिखाई दे रहा है सिग्मा, इसलिए सही आंसर होगा ए, अर्थात ऑक्सीजन वियोजन वक्र सिग्मोइड प्रकृति का होता है, सिग्मोइड आकृति दर्शाता है। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न देखें कि रुधिर की ऑक्सीजन वहन क्षमता होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को भी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज में शामिल करेंगे। रुधिर की ऑक्सीजन वहन क्षमता, ऑक्सीजन वहन क्षमता का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन को रक्त के द्वारा परिवहित कराया जाता है। तो रक्त कितनी ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो जरा ध्यान दें, सभी बच्चे विशेष रूप से ध्यान देना कि 100 ml रक्त के द्वारा 20% ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। 100 ml रक्त कुल 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन करती है। अगर प्रतिशतता में देखें तो सही आंसर क्या आएगा, 20%। अगले प्रश्न पे चलें।
हमारे सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, हिजकी पूलिकाएं पाई जाती हैं। तो बेटा ये हिजकी पूलिकाएं क्या हैं? इन्हें कहते हैं बंडल ऑफ हिज। अब ये हिज के बंडल कहाँ पाए जाते हैं, जरा अपन लोग देखें। मैं इसको समझाने के लिए आपके सामने हृदय की संरचना को दिखाता हूँ। हृदय की बात करें तो हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है, जिसमें ऊपरी चौड़े कोष्ठ आलिंद कहलाते हैं, ऑरिकल्स बोलते हैं, जबकि निचले कोष्ठ नीले अर्थात वेंटिकल्स कहलाते हैं। आलिंद और नीले भी आपस में बटे होते हैं, अर्थात आलिंद ऊपर की तरफ 2 जबकि नीले नीचे की तरफ 2 पाए जाते हैं। अर्थात एक हृदय में, हम बात स्तनधारियों की कर रहे हैं, एक हृदय में कुल कोष्ठों की संख्या 4 होती है। अब देखना बेटा, आलिंद की बात करें, दाएं आलिंद में एक पेशियों की घुंडी पाई जाती है और इस पेशीय घुंडी को कहते हैं एसए नोड। क्या कहते हैं इसको? एसए नोड कहते हैं। ये वो घुंडी होती है जहां से हृदय को धड़काने की तरंगें उत्पन्न होती हैं, इसलिए इस घुंडी को पेस मेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पेस मेकर। अच्छा प्रश्न आता है यहाँ से कि पेस मेकर क्या है, तो आप बता सकते हैं ऐसे नोड को पेस मेकर कहते हैं। आपसे पूछा जाता है पेस मेकर कहाँ पाया जाता है? दाएं आलिंद में पाया जाता है। इसी प्रकार ऐसे नोड के अलावा हृदय में एक अन्य घुंडी पाई जाती है, इसे कहते हैं एवी नोड। ये जो एवी नोड है, एवी नोड ऐसे नोड से आपस में जुड़ी होती है, अर्थात अवयवों का जो संचरण होता है ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ होगा। एवी नोड से भी विशेष प्रकार की पेशीय गुच्छ निकलते हैं और ये पेशीय गुच्छ नीले में जाकर छोटी छोटी शाखाओं में बट जाते हैं। इस पेशीय गुच्छ को हम लोग कहते हैं हिजकी पूलिकाएं। हिजकी पूलिकाएं बेटा इन्हें कहते हैं हम लोग हिजकी पूलिकाएं या बंडल ऑफ हिज। अब आपके सामने स्पष्ट ना पिक्चर हो चुकी है कि सब इसमें हिजकी पूलिकाएं कहाँ होती हैं। तो आपके सामने विकल्प संख्या ए देखें, हिजकी पूलिकाएं हृदय में पाई जाती है। ऑप्शन सही है या गलत? ऑप्शन देखें तो इस डायग्राम को देखते हैं, हिजकी पूलिकाएं हृदय में पाई जाती है। ऑप्शन सही है। अगले विकल्प को देखें तो इसने हृदय के कोष्ठों के बारे में बताया है, आलिंद और नीले के बारे में भी। इसका मतलब अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। इसने हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में भी पूछा है कि आंतरिक संरचना में हिजकी पूलिकाएं किस जगह स्थित होती हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा हिजकी पूलिकाएं यहाँ पर मूल रूप से कहाँ दिखाई देती हैं? इस नीले वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसलिए सही विकल्प क्या हो जाएगा? नीले, अर्थात विकल्प संख्या सी हमारे लिए प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा। बेटा अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में उपस्थित रक्त का आयतन लीटर में होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कुल कितना रक्त होता है? तो विद्यार्थियों, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर, कितना होता है बेटा? 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अब आप समझदार हैं, 5 से 6 लीटर रक्त है तो जरा अपने विकल्प को देखने की कोशिश करें। विकल्प संख्या ए देखते हैं तो इसमें आ रहा है 20 लीटर। आपको कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, इसलिए ये उत्तर गलत है। अगला कहता है विकल्प संख्या बी 5 लीटर है क्या? है। सी 2 लीटर और डी 1 लीटर। इसका मतलब हमारे पास जो सही उत्तर होगा विकल्प संख्या बी कहलाएगा। अगले प्रश्न में चलें। अगला प्रश्न कहता है बेटा हमको कि नर जनन तंत्र की ग्रंथियां हैं। नर जनन तंत्र की ग्रंथियों की बात करें, सहायक जनन ग्रंथियों में आप लोगों ने देखा होगा कि नर जनन तंत्र में जो सहायक जनन ग्रंथियों में आती है, एक आता शुक्राशय, जो शुक्राशय तरल का स्त्राव करता है और यह शुक्राशय तरल वीर्य का लगभग 80% तक भाग बनाता है। एक होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये वो ग्रंथि होती है जो कि सिंघाड़े के आकार की होती है और इस ग्रंथि के द्वारा वीर्य का लगभग 20 से 25% भाग बनाया जाता है। एक पाई जाती है काउपर ग्रंथि।
इसे क्या कहते हैं? काउपर ग्रंथि। ये ग्रंथि कहाँ होती है? ये ग्रंथि मूत्र मार्ग के दोनों तरफ बल्ब के समान होती है, इसलिए इसे कहते हैं बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि। बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि। तो बेटा नर की बात कर रहे हैं कि नर के अंदर कौन कौन सी सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं? तो शुक्राशय ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, काउपर ग्रंथि होती है, जिसे बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि भी कहा जाता है। जरा चेक करें ऑप्शन में, प्रोस्टेट सही है, शुक्राशय सही है, प्रोस्टेट सही है, बार्थोलिन सही है, शुक्राशय सही है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये बार्थोलिन ग्रंथि तो है, लेकिन ये नर की नहीं बल्कि ये मादा की ग्रंथि है। शुक्राशय, बार्थोलिन यहाँ पर जाकर गलत हो गया। प्रोस्टेट, काउपर तथा शुक्राशय। अब आपके सामने विकल्प दो दिखाई दे रहे हैं, पहला विकल्प भी सही है और चौथा विकल्प भी सही है। लेकिन आपने देखा विकल्प संख्या फर्स्ट अर्थात ए में आपको केवल दो ग्रंथियों के बारे में बताया गया है, जबकि विकल्प संख्या डी में आपको तीनों ग्रंथियों के बारे में चर्चा की गई है। इसलिए मोर करेक्ट सही उत्तर क्या होगा? तो ज़्यादा सही उत्तर हमारा विकल्प संख्या डी होगा। अगला चलें, प्रश्न संख्या 9वीं पे चलें। अंडोत्सर्ग के पश्चात निर्मित स्त्रावी संरचना है। विद्यार्थियों, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको अंडाशय से अंडोत्सर्ग की क्रिया के बारे में बताया था। अंडाशय से एक निश्चित समय पर अंडा निकलकर उदर गुहा में आ जाता है। उदर गुहा में अंडे के आने की क्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है। जब ये अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है उस समय कुछ रक्तवाहिनी, कुछ रक्त के थक्के, कुछ संयोजी उत्तक के टुकड़े आपस में मिलकर एक गांठ के समान संरचना बनाते हैं। ये गांठ के समान वो संरचना होती है जिसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव किया जाता है और इस बनने वाली गांठ के समान ये संरचना एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है और जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो विद्यार्थियों, आपको पता चला कि अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडे के अंडाशय से उदर गुहा में जाने के पश्चात अंडाशय में एक छोटी सी गांठ के समान संरचना बनी, इसे कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। जरा देखें, कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस स्ट्राएटम। सही आंसर आएगा कॉर्पस ल्यूटियम। अब मन में विचार आता है, सर कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस कैलोसम और कॉर्पस स्ट्राएटम ये तीनों क्यों नहीं है? बेटा ये तीनों के तीनों विकल्प ऑप्शन संख्या ए, बी और डी ये मस्तिष्क से संबंधित होते हैं, ना कि अंडाशय से संबंधित। अगले प्रश्न पे चलें। नारी के जीवन काल में अंडों की मोचित संख्या है। क्या कहना चाहता है? जरा प्रश्न को इस तरीके से समझें कि एक मादा अपने सेक्स एज में, लैंगिक आयु में कितने अंडों का मोचन करती है। तो हम जो बात करना चाहते हैं कि एक मादा अपनी सेक्स एज में, बेटा ये सेक्स एज किसे कहते हैं? जरा देखें, सेक्स एज का मतलब है कि मादा के अंडाशय में अंडोत्सर्ग से लेकर, अर्थात अंडोत्सर्ग के लिए मैं क्या कहना चाहता हूं, रजो दर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति, जिसे हम लोग कहते हैं रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति। इसका मतलब क्या है? मीनार्क से लेकर मीनोपोज तक की जो आज आयु होती है उसी आयु को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक आयु। ये वो आयु होती है जिस आयु में मादा के अंडाशय से अंडोत्सर्ग की क्रिया संपन्न होती है और मादा के द्वारा निषेचन की क्रिया भी संपन्न हो सकती है इस दौरान।
अब रही बात यह कि नारी के जीवन काल में कितने अंडे मोचित होते हैं, तो एक नारी के जीवन काल में अधिकतम लगभग 400 अंडों का मोचन किया जाता है, अर्थात एक मादा अपने सेक्स एज में लमसम 400 अंडों का अंडोत्सर्ग के दौरान उत्सर्जन करती है। अगले प्रश्न पे चलें। पादप कोशिकाओं में सूत्री कोशिका विभाजन की वह कौन सी अवस्था है जिसमें केंद्रक व केंद्रिकाएं पुनः दिखाई देने लगती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। वो कह रहा है सूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्रण से संबंधित बात चल रही है, माइटोसिस से संबंधित है। और किस किस की बात कर रहा है? केंद्रक न्यूक्लियस और केंद्रिका न्यूक्लियोलस, ये दोनों कहाँ दिखाई देने लगते हैं? तो बेटा आप लोगों ने कोशिका विभाजन पढ़ा हो तो आपने पढ़ा था कि कोशिका विभाजन 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण होता है उसमें कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक का विभाजन, और केंद्रक का विभाजन 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जरा हम लोग देखें, प्रोफेज जो अवस्था होती है, प्रोफेज अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट होने लग जाते हैं, केंद्रक कला नष्ट होने लग जाती है, केंद्रिका नष्ट हो जाती हैं, अर्थात केंद्रक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मेटाफेज अवस्था में सभी गुणसूत्र एक मध्य रेखा पे आकर रुक जाते हैं, जिसे हम लोग मेटाफेज प्लेट कहते हैं। एनाफेज अवस्था में गुणसूत्रों में खिंचाव चालू होता है, अर्थात गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों की तरफ चल जाते हैं। और टीलोफेज अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र अपने ध्रुवों पर पहुंचकर क्रोमेटिन धागों में बदल जाते हैं। इनके चारों तरफ विशेष प्रकार की झिल्ली बन जाती है, अर्थात केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। तो हमने जो बात की कि लास्ट की जो अवस्था होती है उस अवस्था में केंद्रक पुनः दिखाई देने लगता है, और लास्ट की अवस्था क्या कहलाती है और उसके बारे में बात करें तो जरा देखें, यहाँ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज की बात करें तो इसे तो कहते हैं टीलोफेज। क्या कहते हैं इसको? टीलोफेज। इसे कहते हैं प्रोफेज और इसे कहते हैं मेटाफेज और इसे कहते हैं एनाफेज। तो बेटा हमने क्या कहा था कि गुणसूत्र क्रोमेटिन धागे में बदले, केंद्रक और केंद्रिकाएं दोनों स्पष्ट होती हैं, और वो आंसर क्या आता है? टीलोफेज अवस्था में। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिकीय घटक पौधों की जड़ों में प्राय नहीं पाया जाता? मतलब कोशिका का कौन सा घटक पादप के जड़ों में नहीं पाया जाता? जरा देखें, ल्यूकोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। तो बेटा आप लोग समझदार हैं, पादप की जड़ें मिट्टी में दबी होती हैं और मिट्टी में दबी होने के कारण वहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता। प्रकाश नहीं पहुँचता तो ऐसी अवस्था में जड़ें प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं कर पाती। जब जड़ें प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम ही नहीं है तो ऐसी अवस्था में क्या वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्लोरोफिल का होना अनिवार्य है? नहीं। अर्थात क्लोरोफिल या फिर मैं कह दूं क्लोरोप्लास्ट का वहाँ होना अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब क्या चीज़ अनुपस्थित होती है? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक अनुपस्थित होता है। अगली बात, अगला प्रश्न है, निम्न में से मरुद्भिद को चिन्हित कीजिए। बेटा मरुद्भिद इसे कहते हैं जीरोफाइट। जीरोफाइट ऐसे पादप जो कि जल की अल्पता या जल के अभाव में अपना जीवन यापन करते हैं, मरुद्भिद या जीरोफाइट कहलाते हैं। अब जीरोफाइट कौन से हैं जरा देखें। आप सभी लोग जानते हैं बेटा, कमल एक जलीय पादप है, जल में पाया जाता है। बरगद एक ये सामान्य सा पादप है जो कि आपको मोस्टली एक मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। नागफनी, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि नागफनी एक मरुस्थलीय पादप का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। और जल लिली ये भी एक जलीय पादप है। अगर हम बात करें तो कमल और जल लिली ये दोनों तो जलीय पादप की सीरीज में आते हैं, जबकि बरगद और नागफनी की बात करें इन दोनों में सही विकल्प क्या होगा? नागफनी या ओपेंशिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को
हमारे ये जो प्रश्न सेशन चल रहे हैं, क्वेश्चन सेशन चल रहा है, ये आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। आगे चलें। अगला प्रश्न है बेटा, समुद्र के किनारे उगने वाले पौधों की तरह के गुण दर्शाते हैं। अर्थात कहना क्या चाह रहे हैं कि समुद्र के किनारे जो पादप उगते हैं वो किस प्रकार के गुण को दर्शाते हैं। तो समुद्र के किनारे उगने वाले पादप किस प्रकृति के होते हैं? तो आप देखें कि समुद्र का जल कैसा होता है, खारा। और समुद्र का जब जल खारा है तो ऐसी कंडीशन में वहाँ उगने वाले पादपों को लवणोद्भिद के नाम से जाना जाता है। हेलोफाइट्स कह सकते हैं इसको। बेटा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15वां, बहुत अच्छा प्रश्न है, जरा देखें। एक क्रॉस जो दो सत्य प्रजनित लाइनों, एक गहरे नीले फूलों के साथ, देखो क्या कह रहा है आपसे, गहरे नीले फूल, गहरे नीले फूल, और एक चमकदार सफ़ेद फूल, चमकदार सफ़ेद फूल के मध्य क्रॉस करवाने पर हल्के नीले रंग के F1 संतान पैदा करता है। जब इन F1 संतान को स्वपरागित कराते हैं तो गहरे नीले रंग के फूल, हल्के नीले रंग के फूल तथा सफ़ेद रंग के फूल के लिए पौधे 1:2:1। अच्छा, यहाँ आपको अनुपात क्या दे रहा है, 1:2:1 में पाए जाते हैं। इन परिणामों के लिए क्या आनुवांशिक घटना तर्क संगत है? तो बच्चा ध्यान देना, उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि गहरे नीले फूल वाला जो पादप था, इसका क्रॉस हमने कराया किसके साथ, इसका क्रॉस कराया हमने सफ़ेद फूल वाले के साथ। जब नीले का क्रॉस सफ़ेद के साथ कराया तो हमको क्या मिला, F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, F1 जनरेशन मिली। जैसे F1 जनरेशन मिली तो यहाँ क्या मिले, हल्के नीले मिले, हल्के नीले फूल वाले पादप प्राप्त हुए। इसका मतलब आप समझदार हैं, यहाँ पर नीला क्या है, प्रभावी, डोमिनेंट है यहाँ पे, और जो सफ़ेद है वो कैसा है, अप्रभावी। बेटा आप लोग देखें, अगर ये वास्तव में कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल होता, पूर्ण प्रभाविता का उदाहरण होता, तो प्रभावी का क्रॉस अप्रभावी के साथ कराते हैं तो हमेशा प्रभावी आना चाहिए था, अर्थात यहाँ हल्के की जगह क्या आना चाहिए था, गहरा आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर है ना क्या कह रहा है, हल्का रंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इस प्रभावी पर अप्रभावी का किसी प्रकार से कोई लेन देन नहीं है। या फिर मैं कह दूं कि इस प्रभावी पर अप्रभावी का कोई लेन देन नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात प्रभावी अप्रभावी पर अपने लक्षण को नहीं दर्शा पाता। जब हमने इसका F2 जनरेशन निकाली, F2 पीढ़ी निकालेंगे, F2 पीढ़ी में हमें गहरा रंग भी मिला, हमें हल्का रंग भी मिला, और हमें सफ़ेद रंग भी मिला। और इनका अनुपात बेटा जो आया 1:2:1 आया। तो इसका मतलब लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात जब हमारे 1:2:1 आते हैं और F1 पीढ़ी में गहरा रंग हल्के रंग पर अपना पूर्ण अनैक्यिक लक्षण नहीं दिखा पाता, तो इसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता, इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सही आंसर क्या आएगा, अपूर्ण प्रभाविता, जिसकी खोज कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने मिराबेलिस जालापा में की थी। अगला प्रश्न, पौधों का केवल हरा भाग ही में भाग लेता है। यहां हमसे पूछा है पौधों का हरा भाग किस घटना में भाग लेता है। तो आप सब समझदार है बेटा, पादप के हरे भाग भोजन निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और भोजन निर्माण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। बिल्कुल सीधा सा प्रश्न था कि पादप के हरे भाग प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। अगली बात, अगला प्रश्न है, बीज का आवरण है। देखिए बेटा, बीज की बात करें तो बीज के चारों तरफ एक बीज का आवरण पाया जाता है, सीड कोट पाया जाता है। सीड कोट की बात करें तो बीज पर दो प्रकार के आवरण होते हैं, एक बाह्य बीज आवरण और एक आंतरिक बीज आवरण। एक को कहते हैं टेक्स्टा और एक को कहते हैं टैगमन। इसका मतलब टैगमन और टेस्टा अगर कहीं पर भी आते हैं तो हमारे लिए वो सही विकल्प होगा। तो बीज का आवरण
टेस्टा कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक चरण, रोशनी चरण मतलब लाइट रिएक्शन से प्रभावित नहीं होता। हम जो बात कहना चाहते हैं, प्रकाश संश्लेषण का जो लाइट रिएक्शन है, प्रकाशिक चरण है, वो सीधी सी बात है, प्रकाश संश्लेषण का प्रकाशिक चरण प्रकाश से तो प्रभावित होता है। इसका मतलब ये वाला हमारा विकल्प सही नहीं होगा। हम बात करना चाह रहे हैं पानी। आपने सुना होगा कि प्रकाश संश्लेषण में अचक्रिक प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण के दौरान जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। इसका मतलब पानी तो आवश्यक होगा। क्लोरोफिल की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में नॉर्मल पाया जाता है, लेकिन हम बात करना चाहते हैं कि जो विकल्प संख्या बी है ये हमारे लिए कुछ सही उत्तर बता सकता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक चरण में तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात तापमान से ये कोई प्रभावित नहीं होता। अगली बात, यदि एक गुण जो कोशाद्रव्य द्वारा नियंत्रित हो, अच्छा ये बहुत ही नई लाइन आपको ध्यान आ रही होगी, कोशाद्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म के द्वारा अगर वंशागति का नियंत्रण होता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, कोशिका द्रव्यी वंशागति। और ये कोशिका द्रव्यी वंशागति माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के कारण होती है। अब इसमें एक सबसे बड़ी अच्छाई होती है कि कोशिका द्रव्य वंशागति के द्वारा जो संतानें पैदा होती हैं वो संतानें अपने मात्रक के ठीक समान होती हैं, अर्थात मादा जनक से मिलती जुलती होती है। इसलिए सही उत्तर हमारा विकल्प संख्या ए होगा। बेटा अगला प्रश्न चले, मक्का के पौधे के दैहिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या है, अर्थात मक्का में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मक्का की बात करें तो मक्का में गुणसूत्रों की संख्या देखें, आप लोग जानते हैं 22 है, 22 गुणसूत्र तरबूज में देखने को मिलते हैं। 14 की बात करें, 14 गुणसूत्र हमारे मटर में देखने को मिलते हैं। जो सही आंसर है, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है मक्का, और मक्का में सही विकल्प क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है। अगले पार्ट पर हम आपसे दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।